वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज कंटिन्यू फिजिक्स के टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे थे करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस प्रमेय। गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम बहुत हेल्पफुल थ्योरम है जो जिसकी मदद से हम पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का काम किया करेंगे। हमें डिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होगी, हम वहाँ पे फ्लक्स निकाल पाएंगे और जो भी फोर्स के फार्मूले थे या इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले थे वो हम एक दूसरा तरीका है जिसकी मदद से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे जो कि पहले वाली कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही रिड्यूस कर देता है, मतलब बहुत आसान कर देता है। पहले हम फोर्स निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, थोड़ा सा मेथड जो है वो कॉम्प्लेक्स था। तो गॉस जी ने क्या किया कि उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जो कठिनाइयाँ थी, उनको रिड्यूस कर दिया। इन्होंने एक थ्योरम बताई, थ्योरम की मदद से जो है हम बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनका बड़ा अच्छा रोल है। बहुत मतलब इन्होंने मेहनत करके ये रूल बनाए जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स जानेंगे जो रिक्वायर्ड है, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं उन टर्म्स की बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस डालूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एरिया वेक्टर। ये एक टर्म है, एरिया वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि जो एरिया होता है, जैसे मैंने एक ये कोई क्षेत्रफल ले लिया, ये कोई क्षेत्रफल है, डिश के आकार का है, छाते के आकार का है, कोई भी सरफेस, ठीक है। तो ये चीज़ जो उसकी होती है ये उसके अमाउंट ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करती है। कितनी जगह उसने घेर रखी है उस चीज़ को एरिया रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें जहाँ तक पता है, हम जानते हैं कि एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए इसके पास अमाउंट के साथ साथ दूसरी क्या चीज़ होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अब इसका मान लीजिए आप कि जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड ए है, ए मैग्नीट्यूड का एक एरिया है। तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन के, इस प्लेन के, इस क्षेत्रफल के जो तल है उसके लंबवत, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आउटवर्ड डायरेक्शन में हम नॉर्मल खींचेंगे। ये जो नॉर्मल होगा ये इस एरिया की डायरेक्शन कहलाएगी। ये एरिया वेक्टर होगा और डायरेक्शन जो है वो हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन से आउटवर्ड, चाहे इधर चले जाओ चाहे ऊपर चले जाओ, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर कहते हैं। तो इसलिए हम अब कह सकते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर हमारा आया, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा मैग्नीट्यूड है ए और उसमें डायरेक्शन का मल्टीप्लाई हो जाता है एन कैप। तो ये इसका क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर कहलाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि ए वेक्टर ए इज इक्वल टू एन कैप। अब यहाँ पे जो वेक्टर है ए, ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम क्षेत्र सदिश कहते हैं, क्षेत्र सदिश बोलते हैं। जो ए है ये परिमाण को व्यक्त करता है, रिजल्टेंट बताता है, अमाउंट ऑफ एरिया बताता है, क्षेत्रफल का परिमाण बताता है, और जो एन कैप है उसको जो है हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, एरिया का यूनिट वेक्टर।
ये जानना बहुत ज़रूरी था। अक्सर जब हम लोग लगाएंगे तो हमें एरिया वेक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा याद रखिएगा एरिया वेक्टर वो होगा जो नॉर्मल डायरेक्शन में सरफेस से निकलेगा, उसी को हम बोला करेंगे एरिया वेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। हमने जो है पहले ये देखा कि एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, वो हम लोग समझ गए हैं कायदे से। अब हम लोग ज़रा सॉलिड एंगल की तरफ चलते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है कि कोई भी गोल चीज़ स्फीयर जैसी हो, जैसे तरबूज होता है ना, ऐसी कोई भी चीज़ उसको स्फीयर बोला जाता है, ठीक है, जो अंदर से भरा हुआ हो और बिल्कुल गोल हो, ऐसी चीज़ को स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने कुछ पार्ट, इतना पार्ट यहाँ से काट लिया, जैसे सेब खाते काट लेते हैं, या तरबूज लेने गए तो उसमें टाँकी लगवाते हैं, वो पार्ट निकल आता है ना। तो जब ऐसा करते हैं तो अगर उसको सेंटर से मिलाया जाए, जो ऊपर से कटा हुआ पार्ट है, अगर उसको सेंटर से मिला लिया जाए, है ना, तो वो कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, कुछ अंदर से भी कुछ इधर से भी आ सकता है, मिलाएंगे ऐसे करके दिखाएंगे, ऐसे पीछे का पार्ट है इसलिए डॉट डॉट करके दिखाया है, ऐसे इस टाइप से इसका वो पार्ट हटा गया जो हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करेगा, ये एक एंगल बनाएगा जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, डी ओमेगा। मान लीजिए बहुत स्मॉल पार्ट था, जो एरिया हमने काटा है बहुत स्मॉल एरिया है, डी एरिया है, ठीक है, और ये इसकी रेडियस है, सरफेस की रेडियस जहाँ से काटा गया है वो रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। तो जो एरिया, अब इसका एरिया वेक्टर ये तो जाहिर तौर इधर होगा, क्योंकि हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि कैसे निकाला जाता है हमारा डी ओमेगा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो डी ओमेगा होता है, जैसे प्लेन एंगल के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल जब भी निकालना होता है, एक्स और वाई दो कंपोनेंट में होता है, वो किसी प्लेन में एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए आर्क अपॉन रेडियस लगाते हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड है जो 3D है, जिसमें तीनों डायमेंशन आती हैं, तो उसको जब कैलकुलेट करना होता है तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है जो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये देखिए एरिया डी ए लिया हुआ है हमने, एरिया का मैग्नीट्यूड डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अगर हम मान लें कि ये पूरा, अभी तो छोटा सा पार्ट लिया था डी ए, पूरे स्फीयर के लिए ओमेगा निकालिए, सॉलिड एंगल निकालिए, तो पूरे के लिए जो होगा ओमेगा इक्वल टू, तो पूरा एरिया लेना पड़ेगा। तो पूरा एरिया होता है, मान लीजिए पहले ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि किसी भी क्षेत्र का निकालना चाहते हैं, उसका एरिया ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर वो स्फीयर है तो उसका टोटल एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं थोड़ा स्पेशल केस। ये तो हुआ कि जब भी डायरेक्शन देख रहे हैं तो रेडियल डायरेक्शन में है तो हो जाएगा काम। अगर सरफेस जो है रेडियल डायरेक्शन में ना हो कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ये लिया, एक हमारा ये जो है कोई सरफेस है जिसका एक्चुअल डायरेक्शन है ये ऐसे, इस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट एंगल है, एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, और ये पार्ट एक स्फीयर से लिया गया है जिसका यहाँ पे सेंटर है। तो अगर इसका देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसका एक्चुअल में जो वो बनेगा वो तो यहाँ आ रहा है। अगर हम एक्चुअल सरफेस देखें अंदर से काट के, भाई ये तो उधर तिरछा है। रेडियल डायरेक्शन की बात करें, अगर ये रेडियस हुई, ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये इसका आउटकम इधर जा रहा है, जो रेडियल डायरेक्शन में निकलने वाला कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये हम रेडियस तो इसकी आ रही है, इस वेक्टर के कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे। इसका जब कंपोनेंट करेंगे तो इधर जो पार्ट जाएगा उसका नाम होगा डी ए कॉस थीटा। ये सभी को मालूम होता है कि जिधर की तरफ, ये दिख नहीं रहा होगा, बड़ा लिख देते हैं, डी ए कॉस थीटा, जिधर की तरफ थीटा लगा हुआ होता है हमेशा कंपोनेंट का कॉस वाला पार्ट उधर ही साइड पे जाता है। ये हमें अब रेडियल डायरेक्शन में वेक्टर मिल गया, कंपोनेंट मिल गया, और यही वेक्टर का काम करेगा। अब इस केस में अगर आप सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया, एरिया क्या हुआ, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए वेक्टर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये डी ए कॉस थीटा एक वेक्टर हुआ और यहाँ 1 इंटू में है, यहाँ पे 1 इंटू में है। 1 को, जो 1 है वो कहाँ से आया, हमें पता है कि किसी भी नॉर्मल वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमेशा 1 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक वेक्टर मल्टीप्लाई है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो वेक्टर कौन होगा, नॉर्मल वेक्टर। कौन सा नॉर्मल वेक्टर, रेडियस के डायरेक्शन में, तो रेडियस वाला जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगाते हैं, आर कैप, इसका मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला हो गया। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट दिखाते हैं, क्यों, ये एक अदिश राशि है, कोण जो है वो एक अदिश राशि होती है और यूनिट वही रहेगी, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये एक टर्म था सॉलिड एंगल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट जो है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम फ्लक्स की चर्चा करेंगे कि ये फ्लक्स क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्लक्स है ये क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। कोई भी वेक्टर फील्ड हो, कोई भी वेक्टर फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके पास फ्लक्स होता है। एक्चुअली फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लक्स ये बताता है कि पर्टिकुलर इमेजिनरी जो एरिया है जो आपने कंसीडर किया हो, जो भी आपने कंसीडर किया हो, उसमें से हो करके वो कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी वहाँ से वो जो आपकी फील्ड है वो कितना जा रहा है, अमाउंट ऑफ जो फील्ड है वो कितना फ्लो हो रहा है उस जगह से निकल करके जा रहा है, या नंबर ऑफ लाइन, समझ लीजिए इंटेंसिटी को हम नंबर ऑफ लाइन्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा पास लाइनें और बहुत सारी लाइनें तो इंटेंसिटी ज़्यादा, दूर लाइनें कम लाइनें, अब उसमें से पास होके जाएंगे इंटेंसिटी कम। तो जो मेजरमेंट है कि पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड निकल करके जा रहा है, वही अमाउंट हमारा फ्लक्स कहलाता है और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक समान विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। ये बिल्कुल इक्वी लाइनें हम बना रहे हैं ताकि इससे आपको दिक्कत ना हो कंसीडर करने में। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक हम कुछ सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक सरफेस लिया बिल्कुल सीधा मतलब पेज की तरह, जैसे पेज होता है, एक सरफेस हमारा ये हमारा एक सरफेस हुआ जिसका सरफेस एरिया कितना है, एक ए है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होकर के जा रहा है, ऐसे पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी सरफेस को थोड़ा थोड़ा हम रोटेट करना शुरू कर दें। अगर हम रोटेट कर दें, ठीक है, तो अब पहले तो ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे कर दी। तो अब क्या हुआ, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा है, ये प्लेन आ गया, ऐसे आ गया, बिल्कुल ऐसे रख दिया। ऐसे भी रख सकते हैं, तो कई सारे स्टेप हैं जिसको हम रख सकते हैं। एरिया तो अभी भी वही है।
तो जब ये घूमता रहता है तो इसका जो सरफेस से क्रॉस करने वाली जो रेखाएं हैं, जो इधर से जाने वाली रेखाएं हैं, उनका अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ वी सिचुएट दिस सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अपने उस तल को किसी विद्युत क्षेत्र में कैसे रखा है, इस बात पे फ्लक्स निर्भर करेगा। एक्चुअली फ्लक्स होता है कि इस सरफेस से होकर के कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। अगर ऐसे रखा तो ज़्यादा लाइनें जा रही हैं, घुमाया कम जा रही हैं, ऐसे कर दिया तो सब ऊपर से नीचे से निकल गई, इसमें गई ही नहीं, सरफेस के अंदर ही नहीं गई इसमें, तो अब ज़ीरो हो गया। ऐसे घुमाया तो फिर कुछ पास हो गए। तो इस टाइप से ये रोटेट करने पर इसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस की इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, ये ज़्यादा होती चली जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स भी हमारा चेंज होते चला जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लक्स निकालने की कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लक्स जो है ये भी हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, और इसको हम लोग निकालना शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। हमने फ्लक्स समझ लिया, फ्लक्स क्या होता है। अब हम मेन एप्लीकेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो कितना फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाई ई सिंबल मेंशन कर देते हैं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो फाई एम मेंशन करेंगे, तो फाई ई हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आप फाई से भी काम चल सकता है। आप सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस जगह पे ये फोर्स लाइंस अवेलेबल है। यहाँ पे हमने कोई एक सरफेस ले लिया, ऐसे करके कुछ ऐसे ले लिया इस जगह पे। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है इस जगह से, और उस साइड पे निकल रहा है। क्लोज सरफेस हमने लिया है, ये एक हाइपोथेटिकल है, जिसको हम जो अज्यूम करते हैं ऐसे सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। आगे हम जब एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये जो है हमारा, ये गॉसियन पृष्ठ कहलाता है या गॉसियन सरफेस कहलाता है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इतना बड़ा मैंने एरिया डी ए कंसीडर किया। ये डी ए क्षेत्र है, तो इसको मैंने इसके अंदर कंसीडर किया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो ये जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्चुअल में जो हमने सरफेस लिया उसका डायरेक्शन तो ये जा रहा है। सरफेस किधर है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर। दोनों के बीच में कुछ एंगल है, दोनों के बीच में एक थीटा एंगल एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा जा रहा है ऐसे, और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच क्या है, थोड़ा सा एंगल बन गया है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। तो हमारी डिफिनेशन ये कहती है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे हमने एक सरफेस रखा है, उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो करके वहाँ पे जा रही हैं, यही हमारा जो गणना है, यही जो हमारी कैलकुलेशन है, वही उस जगह पे फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ से तो अब बड़ी आराम से हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा कि फाई ई इज इक्वल टू इंट्रीगेशन, जब भी कंटिन्यूस फील्ड या कुछ कंटिन्यू फ्लो वाली चीज़ हो तो उसको जोड़ने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन साइन यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेशन किसका, एरिया का इंटीग्रेशन, कितना एरिया लेना है तो एरिया इंटीग्रेशन, ए लिख दिया इसीलिए हमने, इंटीग्रेशन किसका, एरिया का। अब यहाँ पे ई डॉट डी ए हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि इनके बीच अगर ये ऐसे लिखना चाहे तो ई डॉट डी ए, ये हमारा निकल करके आया। ठीक है, और इजी करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म हटाना चाहते हैं तो हम डॉट को हटा करके, हमारा फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस
थीटा, तो इस रूल को लगा करके हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी डिफिनेशन हो गई, यहीं पे इसका काम खत्म हो गया। आपको ये परिभाषा याद रखनी है। अगर मान लीजिए ये एक स्फीयर है या ये एक चौकोर चीज़ है, कुछ भी है जिसका एरिया ए है, तो उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग अगर उसको निकालना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, तो हम जब कंफर्म होता है कि सरफेस क्लोज्ड है, तो इस इंटीग्रेशन को एरिया निकालने के लिए क्लोज इंटीग्रेशन को हम एक दूसरा भी तरीका है, आप ऐसे भी लिखेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल के ऊपर एक हम सर्किल बना देते हैं। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है क्लोज इंटीग्रेशन। सिंबल का मतलब है क्लोज इंटीग्रेशन एरिया का ई डॉट डी। अभी हमने बताया डॉट हटा करके हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। इफ एंगल जो है आपका थीटा यहाँ पे वो ज़ीरो, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी हो जाए। एरिया वेक्टर, ना कि एरिया, अंतर है दोनों में। एरिया वेक्टर जो है ये होता है, ये सरफेस है, तो सरफेस का तल तो इधर है, लेकिन इसका एरिया किधर है, इधर है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो जाए, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर ऐसा है तो आपका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू सभी को मालूम होगा, cos 0 की वैल्यू होती 1, तो ये तो हो गया 1। तो हमारे पास जो पार्ट बचा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए ई इंटू डी ए। अब मान लीजिए इस पूरे सरफेस का एरिया ही ए है, तो क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई तो फिक्स वैल्यू है, इंटीग्रेशन होगा किसका, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब टोटल सरफेस निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इस केस में वैल्यू। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट किया करेंगे, ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, इधर दिख नहीं रहा होगा तो शायद इधर साफ लिख देते हैं। निकल के हमारा जो रिज़ल्ट आया वो क्या है, ई इंटू ए। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको लगाने होंगे, इजीली लग सकते हैं इस, और ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, आ जाएंगे। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं, नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।